हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्री सार विद वीसी। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने खरीफ क्रॉप प्रोडक्शन का आपका स्टार्ट किया था, तो उसमें राइस कल्टीवेशन हमने ऑलरेडी बहुत ही अच्छे प्रकार से कवर कर लिया है। आज हम बात करेंगे मैच कल्टीवेशन के बारे में, जो कि आपकी सेकंड क्रॉप रहने वाली है, सीरियल्स के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले उसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी हमने ऑलरेडी लिख रखी है, ताकि लिखने में हमारा ज़्यादा टाइम ना जाए और वीडियो लंबी ना हो। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैच। मैच एक सीरियल क्रॉप होती है। इसका बोटेनिकल नेम होता है जिया मैच। जिया मैच। जब वैसे हम मैच को लिखते हैं तो स्पेलिंग होती है MAIJD, लेकिन इसका जब बोटेनिकल नेम लिखा जाता है तब जिया की स्पेलिंग होती है ZEA और मैच की MAYS। तो ये भी आप अच्छे से याद रखना। तो बोटेनिकल नेम होता है जिया मैच। इसकी फैमिली अगर पूछे या बात करें तो होती है पोएसी। पोएसी को ग्रेमिनी भी कहते हैं, आप लोग लिख सकते हैं। अगर हम बात करें ओरिजिन की, तो ओरिजिन प्लेस होता है इसका मैक्सिको या साउथ अमेरिका भी कह सकते हैं। तो ये आपका हो गया ओरिजिन प्लेस मक्के का। अगर हम बात करें क्रोमोसोम नंबर, तो क्रोमोसोम नंबर 2n=20 होते हैं। 20 गुणसूत्र होते हैं इसमें। अगर हम बात करें टाइप ऑफ पॉलिनेशन की, मक्के में किस प्रकार का पॉलिनेशन पाया जाता है, तो मक्के में होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन। और अगर हम बात करें फोटो पीरियड लेंथ, तो हमने आपसे पहले ही बताया था कि जितनी भी खरीफ क्रॉप है वो शॉर्ट ड्यूरेशन या शॉर्ट डे लेंथ की क्रॉप होती है। जो भी रबी क्रॉप होती है लॉन्ग डे लेंथ क्रॉप होती है। तो फोटो पीरियड होगा आपका शॉर्ट डे। तो शॉर्ट डे क्रॉप आपकी हो जाएगी। यहीं पर अगर हम बात करें फ्रूट टाइप, तो हमने ये भी बताया था कि जो भी आपकी खरीफ क्रॉप्स होती है, सॉरी सीरियल क्रॉप्स होती है, उनका फ्रूट टाइप कैरियोप्सिस होता है। तो इसका भी आपका फ्रूट टाइप कैरियोप्सिस हो जाएगा। यहीं पर बात करें कि मैज इज अ मोनोसियस प्लांट। तो मक्का एक मोनोसियस प्लांट होता है। अब हम बात करेंगे मोनोसियस प्लांट होता क्या है। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें मेल और फीमेल एक ही प्लांट पर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। मेल एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट एट सेम प्लांट बट डिफरेंट प्लेस। मतलब एक ही पौधे पर आपका मेल भी पाया जाएगा और फीमेल भी पाया जाएगा, लेकिन वो एक पास ना होकर अलग अलग होंगे। तो उस सिचुएशन को कहते हैं मोनोसियस, जो कि उसके अंतर्गत मक्का आता है आपका। यहीं पर बात करें अगर प्रोटेंडी नेचर, तो प्रोटेंडी नेचर क्या होता है कि प्रोटेंडी, उसमें पहले हम बात कर लेते हैं। इसमें होता है आपका मैज इज अ प्रोटेंडी नेचर क्रॉप। तो प्रो का मतलब होता है पहले और टेंडी का मतलब होता है मेल पार्ट। तो मक्के में क्या होता है कि मक्के में मेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाता है, इसके बाद में फीमेल पार्ट मैच्योर होता है। तो उसी कंडीशन को कहते हैं प्रोटेंडी, यानी मेल पार्ट मैच्योर फर्स्ट। तो उस प्रोसेस, उस स्टेज को कहते हैं प्रोटेंडी। तो मक्के में जो मेल पार्ट होता है वह पहले मैच्योर हो जाता है, देन फीमेल पार्ट मैच्योर होता है। इसके बाद करें मैच यूज्ड एज। तो मक्के का उपयोग पहली बात तो हम एज ए कॉर्न, भुट्टे के रूप में यूज करते हैं। उसका आपका आटा भी बनता है और इसके कॉर्न भी इसका बनता है। यहीं पर अगर हम बात करें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, तो मक्के को हम एज ए बायोफ्यूल भी यूज करते हैं। एज ए बायोफ्यूल। ये जो भी जानकारी है, बेसिक जानकारी ले रहे हैं मक्के से संबंधित, जो कि आपके कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप क्रॉप कल्टीवेशन लिखते हैं तो लिख दीजिए फैक्ट्स अबाउट मैज, और ये सभी चीजें आप अच्छे से लिख सकते हैं, ताकि आपको एग्जामिनर ऐसे ही आपको देख के जान जाएगा कि आपको हर चीज आती है, क्योंकि आपने पॉइंट वाइज हर एक चीज लिखी हुई है। बात करें अगर हम मैज यूज एज ए बायोफ्यूल, जिसमें आपका 10% इथेनॉल होता है प्लस 90% गैसोलीन यूज होता है, जिससे आपका बनता है बायोफ्यूल।
तो इसे भी आप अच्छे से नोट कर लेना। इसके बात करें अगर हम रूट सिस्टम की, तो मैज में फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाता है, और मैज में प्रॉप रूट्स भी पाई जाती हैं जो कि प्लांट को सहारा देती हैं। इसी के साथ अगर हम और कुछ बेसिक जानकारी के बारे में बात करें, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैज कंपोजिशन। तो मैज में जो प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम होता है जीन, ZEIN। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हिच टाइप ऑफ प्रोटीन फाउंड इन मेज। कई ऑप्शन दिए रहेंगे आपको, ग्लूटीन, जीन, या और भी जो भी प्रोटीन्स हो सकती हैं, और आपका वहां पर जीन सही होगा। और ये कितनी पाई जाती है, तो ये मेनली 8 to 10% तक पाई जाती है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप लगा सकते हैं। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट 70% पाई जाती है, जो कि हाईएस्ट होती है एमंग द सीरियल, हाईएस्ट एमंग सीरियल्स। अगर आपसे पूछ ली जाए कि ऐसी कौन सी सीरियल क्रॉप है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, तो आपकी मक्का हो जाएगी। 70% इसमें कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। आपसे इंटरव्यू में या कम्पिटेटिव एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहीं पर बात करें अगर ऑयल कंटेंट की, तो मक्के में ऑयल भी पाया जाता है, जो कि आपका पाया जाता है 4 to 5%। ये भी आप अच्छे से नोट कर लेना। इसके बाद अगर हम बात करें फर्स्ट AICRP, तो फर्स्ट AICRP जिसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन मैज। तो फर्स्ट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन मैच, यानी मैच पर चलाया गया था। और ये कब चलाया गया था, तो ये चला गया था 1957 में। किसकी सहायता से चलाया गया था, तो बाई ICAR। ICAR के सहायता से फर्स्ट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन मैच आपका चलाया गया था 1957 में, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कब चलाया गया, किस क्रॉप पर चलाया गया, तो 1957 में मैच पर सबसे पहली बार जो चलाया गया था वो चलाया गया था। इसके बाद का अगर हम बात करें हाईएस्ट यील्ड पोटेंशियल अमंग द सीरियल, तो कार्बोहाइड्रेट तो हाईएस्ट होती ही है, बाकी जितनी भी आपकी सीरियल क्रॉप्स हैं उन सभी सीरियल क्रॉप में सबसे ज्यादा अगर किसी क्रॉप की उत्पादकता है या उपज देने की क्षमता होती है, तो आपकी मैज में होती है। तो इसीलिए आप इसे लिख सकते हैं कि मैज इज द हाईएस्ट यील्ड पोटेंशियल अमंग द ऑल सीरियल क्रॉप्स। सभी सीरियल क्रॉप में सबसे ज्यादा यील्ड देने की क्षमता मैज रखता है। इसीलिए मैज को हम क्वीन ऑफ सीरियल क्रॉप भी कहते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वीन ऑफ सीरियल्स। और आप ये भी लिख लेना हाईएस्ट यील्ड पोटेंशियल अमंग द, ये तो लिखा ही है, सीरियल्स। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि मक्के को नॉन टिलर प्लांट भी कहते हैं, तो यहां पर लिख लेना आल्सो नोन एज नॉन टिलर प्लांट। जैसे आपने व्हीट में देखे होंगे, राइस में देखे होंगे, ये भी सीरियल क्रॉप्स हैं, लेकिन इसमें एक ही रूट से कई किल्ले निकले होते हैं। तो ऐसा जो आपका है मैज में देखने को नहीं मिलता, उसमें टिलर्स नहीं निकलते, इसीलिए मैज को नॉन टिलर प्लांट भी कहते हैं। ये आप अच्छे से याद रखना। तो ये आपकी कुछ बेसिक जानकारी हो गई जो हमने मैच के बारे में लिख ले ली है। तो मैं साइड में हट जा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करने करके अच्छे से इन सभी चीजों को नोट कर लेना। इसके बाद हम बात करेंगे एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। एरिया, और इधर लिख लीजिए प्रोडक्शन, और आप प्रोडक्टिविटी कर लीजिए। तो एरिया, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी हमने आपको पहले भी बताया था, इन सभी में डिफरेंस क्या होता है। तो अगर हाईएस्ट एरिया वर्ल्ड में आपसे पूछा जाए, इधर वर्ल्ड लिख लेना, तो वर्ल्ड में हाईएस्ट एरिया आपका यूएसए के पास है, प्रोडक्शन भी आपका यूएसए के पास है, और प्रोडक्टिविटी भी आपकी यूएसए के पास है। और प्रोडक्टिविटी अगर पूछ ले कितना, तो 109.7 क्विंटल
हेक्टेयर आपकी प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्टिविटी क्या होता है, पर यूनिट एरिया कितना प्रोडक्शन आपका हो रहा है निश्चित टाइम पीरियड में, तो आपकी होती है प्रोडक्टिविटी। यहीं पर अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में एरिया की अगर बात करें तो इंडिया में एरिया कर्नाटक के पास आपका ज्यादा है, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी भी कर्नाटक के पास ही है। बाकी एक बार इंडिया का आप चेक कर लेना, मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन एरिया जो है कर्नाटक के पास ही हाईएस्ट है। और ये रहा आपका वर्ड का डाटा। इसके बाद हम बात करेंगे आपका और भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लें लैंड प्रिपरेशन। मक्के की अगर आप बुआई कर रहे हैं तो भूमि की तैयारी कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम एक प्लाउइंग करेंगे बाई प्लाऊ। उसमें आपका एमडी प्लाऊ, मोल बोल्ड प्लाऊ, कोई भी प्लाऊ यूज कर सकते हैं। देन 2 से 3 हेरोइंग करेंगे या रूटावेटर लगाएंगे, इसके बाद पाटा लगा देंगे, आपका फील्ड सोइंग के लिए तैयार हो जाता है। तो ये चीज आप इसमें अच्छे से लिख सकते हैं, मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि लिखने में टाइम हो जाएगा, मैं बोल दिया हूँ समझा दिया, आप अच्छे से लिख लेना। इसके बाद अगर हम बात करें सोयल, तो जो भी आपकी सॉइल होती है लोम या क्ले लोम, लोमी आर क्ले लोम soil is best with 6 to 7.5 pH। ऐसी सभी सॉइल जो लोम या क्ले लोम होती है जिनका पीएच 6 से 7.5 होता है, वो सभी सॉइल आपकी मैच कल्टीवेशन के लिए परफेक्ट मानी जाती है। इसी के साथ अगर हम बात करें क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट तो आपको पता ही है क्योंकि ये खरीफ क्रॉप है। तो खरीफ क्रॉप की जो भी क्रॉप होती है उन सभी को आपको थोड़ी वार्म क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है। यहीं पर अगर बात कर लिया जाए टेम्परेचर, तो टेम्परेचर अगर आपसे जर्मिनेशन स्टेज पर पूछ लिया जाए तो जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर जो भी है आपका 20 से 22 सेंटीग्रेड होना चाहिए क्रॉप को, सीड को जर्मिनेट करने के लिए। यहीं पर अगर हम बात करें ग्रोथ के लिए, तो उसकी ग्रोथ के लिए टेम्परेचर आपका मैच के लिए चाहिए होता है 25 से 35 सेंटीग्रेड। ये वेरी करता रहता है, कहीं कहीं आपको केवल 34 या 35 लिखा मिल जाएगा, लेकिन ये यहाँ 25 से 35 तक आपका वेरी करता रहता है ग्रोथ के लिए। अगर इसी के साथ हम बात करें आपका मैच, एक ऐसी क्रॉप है जो कि आपकी तीनों क्रॉप सीजन में उगाई जाती है, रबी खरीफ और जायद। और रबी मक्का जो है सर्वाधिक आपकी बिहार में उगाई जाती है, ये भी आप अच्छे से नोट कर लेना। तो ये आपका हो गया सोयल क्लाइमेट, इसे भी आप अच्छे से नोट कर लेना। इसके बाद अगर हम बात करें आपका सीड रेट के बारे में, तो यहां पर लिख लीजिए सीड रेट। सीड रेट में भी कई प्रकार की आपकी सीड होती है। हाइब्रिड अगर सीड की बात करें, तो अगर खरीफ में आप बो रहे हैं हाइब्रिड सीड यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए सीड रेट आपकी होगी 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। यहीं पर अगर आप रबी सीजन में ग्रो कर रहे हैं तो उसके लिए होगी 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर। यहीं पर अगर हम बात करें कंपोजिट, अगर कंपोजिट मैज आप ग्रो कर रहे हैं तो उसके लिए सीड रेट जो आपकी रहती है वो रहती है 18 से 20 किलोग्राम, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। 18 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर अगर कंपोजिट मैच की सीड रेट आपको लेनी है या कंपोजिट मैच आप ग्रो कर रहे हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें फॉडर यानी चारे के लिए अगर मक्का उगा रहे हैं, तो चारे के लिए मक्का जब भी आप उगाते हैं तो उसकी सीड रेट आपकी रहती है 40 से 45 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो ये सभी चीजें आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लेना। इसके बाद हम आगे बात करेंगे आपका, ये हमारी सीड रेट हो गई, अब सीड एंड सोइंग की बात करेंगे।
तो अगर हम यहाँ पर बात करें आपका शोइंग और स्पेसिंग भी लिख लेना आप। तो अगर स्पेसिंग हम ग्रेन पर्पस के लिए मैच को यूज कर रहे हैं और फार्डर पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो इसकी स्पेसिंग अलग अलग होती है। अगर ग्रेन पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो उसकी 60 गुणे 20 सेंटीमीटर रहेगी, जो कि रो टू रो और प्लांट टू प्लांट रहेगी। अगर फॉर्डर के लिए यूज कर रहे हैं तो 30 गुणे 10 सेंटीमीटर आपकी स्पेसिंग रहेगी। सोइंग मेथड की बात करें तो आप सीडीएल से या कहीं कहीं ब्रॉडकास्टिंग भी कर दी जाती है। और अगर आपको ट्रांसप्लांटिंग करना है तो ट्रांसप्लांटिंग मेथड से भी आपकी जो है मेष ग्रो की जाती है या उगाई जाती है, कि जिसके लिए आपकी 800 से 1000 मीटर स्क्वायर नर्सरी एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सभी चीजें आप अच्छे से नोट कर लेना। यहीं पर अगर हम बात करें आपकी, जैसे ये आपका 30 × 10 दिया हुआ है, तो कई बार आपसे मैच के केस में प्लांट पॉपुलेशन पूछ ली जाती है। तो यहीं पर आप प्लांट पॉपुलेशन लिख लीजिए, प्लांट पॉपुलेशन। तो प्लांट पॉपुलेशन का आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया अपॉन स्पेसिंग। ये भी मीटर स्क्वायर में होगा और ये भी मीटर स्क्वायर में होगा। तो यहाँ पर अगर हम इसी स्पेसिंग से आपको प्लांट पॉपुलेशन निकाल के दिखाएं तो एरिया आपका हो जाएगा 1 हेक्टेयर के लिए, क्योंकि हम निकाल रहे हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 अपॉन 30 × 20, जो कि आपका सेंटीमीटर में दिया है। इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 10,000 अपॉन 0.3 × 0.2, क्योंकि जब इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर अपॉन 100 कर देंगे, तो ये आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। एरिया मीटर में, तो हमें नीचे भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, या मैं ही आपको बता दे रहा हूं। तो ये आपका आ जाएगा ये आ जाएगा 166। ये आपकी प्लांट पॉपुलेशन हो जाएगी 1 हेक्टेयर में 1,66,666। तो इस प्रकार से आप प्लांट पॉपुलेशन भी निकाल सकते हैं, कोई भी स्पेसिंग दी गई हो। इसके बाद अब हम बात करेंगे आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मैच, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन आप पहले ही लिख लेना, बाद में जो हमने चीजें बताई हैं उनको लिख लेना या बीच में ही लिख लेना। तो इसका क्लासिफिकेशन जो है वो आपका दिया है इस टू, इसको 7 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है आपका। तो ये भी आप अच्छे से नोट कर लेना। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैच, जो कि 7 सब स्पीसीज में इसको डिवाइड किया गया है। तो एक तरफ रख लेना मैच स्पीसीज, दूसरा कॉलम बोटेनिकल नेम, और तीसरा एक कुछ फीचर्स हैं जो कि उस साइड में मैं लिखूंगा या बताऊंगा, तो आप अच्छे से नोट कर लेना। और ये क्लासिफिकेशन दिया था आपका स्टर्ट वार्न नामक साइंटिस्ट ने 1895 में, तो इसे भी आप अच्छे से नोट कर लेना। तो अगर हम बात करें फ्लिंट कॉर्न, तो फ्लिंट कॉर्न का जो बोटेनिकल नेम होता है वह आपका होता है जियामेस इंडोराटा। फ्लिंट कॉर्न का बोटेनिकल नेम होता है जियामेस इंडोराटा, जो कि मेनली इंडिया में ग्रो किया जाता है, तो इसलिए इसे इंडियन कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है डेंट कॉर्न, जिसका बोटेनिकल नेम होता है जियामेस इंडेंटाटा। जियामेस इंडेंटाटा, और यह मेनली 95% एरियाज का आपका यूएसए में पाया जाता है, तो इसीलिए इसे यूएसए कॉर्न के नाम से भी जाना था, या मेनली यूएसए में ग्रो होता है। ये भी आप अच्छे से नोट कर लेना। अगला आपका स्वीट कॉर्न, जिसका आपका बोटेनिकल नेम होता है जिया मेस, केवल मैं ZM लिख दे रहा हूँ, उसको आप अच्छे से कर लेना, नहीं तो यहाँ पे लिखने में काफी टाइम जा रहा है। तो स्वीट कॉर्न का बोटेनिकल नेम होता है जिया मेस सेकेराटा।
सेके राटा, जो स्वाद में आपका स्वीट होता है, तो ये आपका सबसे स्वीटेस्ट होता है। अगला अगर हम बात करें फ्लोरकार्न, तो फ्लोरकार्न का आपका बोटेनिकल नेम होता है जियामेस एमाइलेसिया, एमाइलेसिया। तो फ्लोरकार्न, तो ये जो है मेनली फ्लोर या इसका उपयोग आटा बनाकर करते हैं लोग, खाने के लिए किया जाता है या इसका आटा बनाने में ज्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है। अगर बात करें हम पॉपकॉर्न की, तो पॉपकॉर्न का जो आपका बोटेनिकल नेम होता है वो होता है जियामेस इवर्टा, जियामेस इवर्टा। और इसका जो एंजियोस्पर्म होता है वो काफी हार्ड होता है। अगला अगर हम बात करें पॉडकार्न, तो पॉडकार्न का आपका बोटेनिकल नेम होता है जियामेस ट्यूनिकाटा, तो इसका होता है जियामेस ट्यूनिकाटा। और इसी के बाद अगर हम बात करें वेक्सिकॉन, तो वेक्सिकॉन का आपका बोटेनिकल नेम होता है जियामेस सेरेटिना, जियामेस सेरेटिना। और ये जो है मेनली चाइना में ग्रो किया जाता है और इसका ओरिजिन भी चाइना में हुआ था। तो ये 7 सब स्पीसीज हैं मेज की, जो कि आप लोग अच्छे से नोट कर लेना, याद भी कर लेना, या क्लासिफिकेशन आपके एग्जाम में, कम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ही पूछा आता है। इसके बाद हम बात करेंगे आपका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में। यहाँ पर आप सही कर लेना, इसका जो डेंट कान का होता है जियामेस इंडेंट टाटा, कंप्लीट कर लेना, यहाँ पर रह गया था थोड़ा। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में क्या होता है कि सबसे पहले तो 10 से 12 टन एफवाईएम पर हेक्टेयर की दर से आपका फील्ड में लास्ट जुताई के साथ मिक्स कर देंगे सॉइल में। इसके बाद हम क्या करते हैं 120 60 50 किलोग्राम एनपीके, यानी 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरन और 50 किलोग्राम पोटास आपकी देते हैं मक्के में, जिसमें से 1/3 यानी 120 में से इसका जो तीसरा हिस्सा हुआ आपका, या 40 किलोग्राम कह लीजिए, हम पहले ही दे देते हैं बेसल डोज। और पोटास और फास्फोरस की भी साथ ही में पूरी मात्रा देते हैं। इसके बाद में जो शेष मात्रा आ जाती है हमारी नाइट्रोजन की, तो उसको हम धीरे धीरे स्प्लिट डोज में देते रहते हैं, जिससे हमारा यूरिया का लॉस भी कम होता है और आपका प्रोडक्शन भी अच्छे से होता है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो मक्के में एक व्हाइट बड डिजीज जो कि बहुत ही फेमस रहती है वो आपकी लग जाती है, जो कि जिंक की कमी से होती है। तो इसीलिए हम +25 kg पर हेक्टेयर ZnSO4 भी देते हैं, जो कि मक्के के लिए बहुत ही आवश्यक रहता है, जिससे व्हाइट बड डिजीज आपकी नहीं लगती है। तो इस क्लास में यहाँ तक ही, आगे का जो भी पोर्शन हमारा बचा है वो अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे, जिसमें वेराइटी, इंसेक्ट डिजीज, वीड मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट सभी कुछ कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।